नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, अब हम लोग 11th क्लास के अंदर 4th चैप्टर है उसे पढ़ने वाले हैं। 3 चैप्टर जो है हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। गद्य भाग जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। पहला चैप्टर नमक का दारोगा है और दूसरा चैप्टर मियाँ नसीरुद्दीन और तीसरे नंबर का जो चैप्टर है जिसका नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल। ये 3 चैप्टर हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 4th चैप्टर जिसका नाम है विधायी संभाषण, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है और इनकी एक रचना है, बहुत ज़्यादा फेमस है, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे नामक एक रचना है, उसके अंदर निबंधों का संग्रह है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनके जो वो निबंध हैं वो कितने, जो अंग्रेज़ों का शासन था उसके अंदर कई वायसराय हुए हैं, उनके ऊपर वो व्यंग्यात्मक शैली में लिखे हुए हैं। तो लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो बाल मुकुंद गुप्त है इनके परिचय के बारे में जानते हैं कि जो बाल मुकुंद गुप्त है ये एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी है, ये एक ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी पत्रकारिता से, अपने लेखन कार्य से बिल्कुल निडर होकर, निर्भीक होकर के और इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। अनेक पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया था। तो हम लोग बात करें भाई इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सब चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। तो देखिए इनके जन्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। इनका जो जन्म है वो 14 नवंबर सन 1865 ईस्वी के अंदर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जन्म की हम बात कर रहे हैं। जन्म 18 नवंबर सन 1865 ईस्वी के अंदर, ध्यान दीजिए बच्चों, 14 नवंबर सन 1865 ईस्वी के अंदर कहाँ पर हुआ है? हरियाणा राज्य के अंदर, हरियाणा के रोहतक जिले के गुड़ियानी, ये गांव का नाम है, गुड़ियानी गांव में इनका जन्म हुआ है। तो ये लाइन ध्यान रख लेंगे, 14 नवंबर सन 1865 ईस्वी के अंदर हरियाणा के रोहतक ज़िले के गुड़ियानी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ है। अगर हम बात करें कि भाई इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी के नाम है भाई पूरणमल। क्या नाम है? पूरणमल इनके पिताजी का नाम है। और इनके जो पितामह हैं, यानी कि इनके जो दादाजी हैं, दादाजी का नाम है गोवर्धन। क्या नाम है बच्चों? गोवर्धन दास। लाला गोवर्धन दास जो है, लाला गोवर्धन दास, ये इनके दादाजी का नाम है। और इनकी जो शादी है एक प्रतिष्ठित परिवार में अनार देवी, यानी कि इनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है बच्चों? अनार देवी जो है इनकी पत्नी का नाम है। यानी जब ये 15 वर्ष के थे तब इनका विवाह हो गया। इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में एक प्रतिष्ठित परिवार में अनार देवी के साथ हुआ। तो ध्यान दीजिए, इनकी जो पत्नी है, अगर हम बात करें तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो गया बच्चों? अनार देवी। और इनकी जो आयु थी उस समय कितनी थी? 15 वर्ष थी। यानी कि 15 वर्ष की आयु में इनका एक प्रतिष्ठित परिवार में शादी हो गई और पत्नी का नाम है अनार देवी। यहाँ देखिए इनका जो पालन पोषण है, हम बात करें इनका जो पालन पोषण है बच्चों, ये इनकी विधवा चाची ने किया था। किसने किया था? विधवा चाची ने किया था, क्योंकि इनकी माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। तो इनका जो पालन पोषण है इनकी विधवा चाची ने किया था। ये सब चीज़ हम एक सामान्य तरीके से जानकारी ले रहे हैं
कि यहाँ पर वो हरियाणा का जो रोहतक ज़िला है, गुड़ियानी गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 1865 ईस्वी के अंदर हुआ है। अगर आप ये नवंबर याद नहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी का नाम पूरनमल है, दादाजी का नाम लाला गोवर्धन दास है और इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया था। पत्नी का नाम है अनार देवी। इनका जो पालन पोषण है वो इनकी विधवा चाची ने किया था, इनका पालन पोषण। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग बात करें कि जब हमारा देश 1930 के अंदर या 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश के अंदर अंग्रेज़ों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ों के शासन काल में भारतीय लोगों की जो स्थिति थी, भारतीय लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी और उसी समय प्रेस यानी कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो कुछ लेखक ऐसे थे, कुछ पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने कलम के माध्यम से देश के लोगों को जागरूक करने का काम किया और देश की आज़ादी दिलाने में उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उन्हीं लेखकों में से, उन्हीं पत्रकारों में से बाल मुकुंद गुप्त का भी नाम आता है, जिन्होंने अपने कलम से, अपनी रचनाओं से, अपनी पत्रकारिता से उन्होंने देश को जागरूक करने की कोशिश की है। तो इसीलिए जो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं उन्हें निर्भीक पत्रकार के रूप में जाना जाता है। साथ ही राष्ट्रीय नवचेतना या राष्ट्रीय जागरण के जो कवि हैं या लेखक हैं उनके रूप में भी बाल मुकुंद गुप्त का नाम लिया जाता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में मदरसे में हुई थी। अगर हम बात करें इनकी शिक्षा की तो इनकी जो शिक्षा है, तो जो आरंभिक शिक्षा है बच्चों, प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? गांव में, एक मदरसे में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मदरसे में हुई थी। और किस भाषा में हुई थी? उर्दू भाषा में हुई थी। कौन सी भाषा में हुई थी? उर्दू भाषा में। तो ये उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे, किंतु बाद में इन्होंने हिंदी भाषा सीखी। ठीक है, मिडिल क्लास तक इन्होंने विधिवत अध्ययन किया। बाकी जो ज्ञान है इन्होंने स्वाध्याय, अपने खुद के अध्ययन से इन्होंने क्या करा? ज्ञान की प्राप्ति करी। अगर हम बात करें कि इन्होंने कौन कौन से पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन किया था, तो एक है अखबार ए चुनार। कौन सी है? अखबार ए चुनार। दूसरा है हिंदुस्तान, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है हिंदी बंगवासी। और एक जो पत्रिका नाम है भारत मित्र। कौन सी है बच्चों? भारत मित्र। ये पत्र हैं, समाचार पत्र हैं। इन समाचार पत्रों का संपादन किया था। क्या किया है इन्होंने? इन समाचार पत्रों का संपादन किया था। अगर हम लोग बात करें कि भाई इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध जो रचना है जिसका नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं वो किस शैली में लिखी गई है? यानी कि पत्रात्मक, पत्र के रूप में लिखी गई है। किस रूप में लिखी गई है? पत्र के रूप में लिखी गई है। और व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। किस रूप में लिखी गई है? व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई है। ध्यान रख लेना बच्चों। साथ ही आप यह ध्यान रखिए कि आज आप लोग ये जो विधायी संभाषण पाठ पढ़ रहे हो, ये इनकी किस रचना से लिया गया है? तो ये भी इनकी शिव शंभू के चिट्ठे नामक रचना से लिया गया है। साथ ही देखिए चिट्ठे और खत, खेल तमाशा, ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका निधन सन 1907 में हो गया था। 1907 में इनका निधन हो गया है। क्या हो गया इनका?
निधन हो गया बच्चों। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा आपको परिचय याद करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में परिचय के प्रश्न जो हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बताई है जो आपकी बुक में दी गई है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पत्रिकाओं के नाम याद रखेंगे, अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, ये इनके क्या हैं, समाचार पत्र जिनका इन्होंने संपादन किया था। निधन 1907 में, जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं इनकी जो प्रमुख रचना है, शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे जो रचना है, इसमें किस बात का वर्णन किया गया है और ये किस शैली में लिखी गई है, और हमारा जो ये पाठ है आज विदाई संभाषण, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं शिव शंभू, शिव शंभू के तो देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं शिव शंभू के चिट्ठे। ये इनकी एक फेमस जो है एक रचना है, प्रसिद्ध रचना है, और शिव शंभू के चिट्ठे के अंश में से ये हम विदाई संभाषण जो चैप्टर है आज हम पढ़ रहे हैं वो इसी में लिखा गया है। अब समझिए कि शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं ये पत्रात्मक तरीके से लिखी, यानी कि एक पत्र के रूप में लिखी है। यहाँ पर भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक पत्र के रूप में पढ़ रहे हैं, वो पत्र लिख रहे हैं, यानी कि लॉर्ड कर्जन जो हैं, जब वो भारत के अंदर 1899 से 1904 और 1904 से 1905 2 बार भारत में वो वायसराय के पद पर आए थे। तो उनके शासन काल में कहने को तो बहुत विकास कार्य हुआ, लेकिन उनके शासन काल में भारतीय लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, जो शोषण हुआ था, उन्हें ही यहाँ लेखक जो बाल मुकुंद गुप्त हैं, उन्हें व्यंग्यात्मक रूप में वो यहाँ पर चित्रित करते हैं, कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, इसके अंदर कैसे लिखा गया है, पत्रात्मक शैली में, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, व्यंग्य किया गया है, व्यंग्यात्मक शैली भी बोल सकते हो। पत्र के रूप में लिखा गया है और व्यंग्यात्मक शैली के अंदर लिखा गया है। ये पूरी शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं इनकी बात कर रहे हैं। इसमें जो 8 निबंध हैं वो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके हैं, और जो 2 निबंध है वो लॉर्ड मिंटो को संबोधित करके हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके अंदर जो 8 निबंध हैं, 8 जो पत्र हैं, वो तो लॉर्ड कर्जन, वायसराय जो लॉर्ड कर्जन हैं उनको संबोधित करके हैं, ठीक है। और जो 2 निबंध हैं, वो जो 2 निबंध हैं लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो को संबोधित करके हैं, ठीक है। मिस्टर मार्लो, यानी कि मार्ले भी जो है वो भी एक वायसराय हुए हैं, उसका भी वर्णन है। तो ध्यान रखें, यहाँ निबंधों का संग्रह है और किस रूप में लिखा गए हैं, वो पत्र के रूप में लिखे गए हैं, और उसमें व्यंग्य किए गए हैं। क्या किए गए हैं, वो व्यंग्य किए गए हैं। मतलब व्यंग्य का मतलब है उनके ऊपर कटाक्ष किया है। कहने को तो आपके शासन काल में भारत में बहुत से विकास कार्य हुए हैं, किंतु वो सारे के सारे जो विकास कार्य हैं वो अंग्रेज़ों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। आप ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों का शासन जो है वो चिरस्थायी यहाँ बना रहे, इसलिए आप ऐसा कुछ करना चाहते थे कि जिससे वो आपसे प्रभावित हो सके। लेकिन देखिए कि क्या समय आ गया है, आपको भी यहाँ से विदा लेनी पड़ रही है। तो ये जो हम लोग आज पाठ पढ़ने वाले हैं विदाई संभाषण, इसमें जो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, जो 1899 से 1904 और 1904 से 1905 2 बार वायसराय रहे थे, के शासन काल में भारतीयों की जो स्थिति है उसका खुलासा किया गया है, ठीक है। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रख लीजिए कि ये हम लोग पढ़ने वाले हैं वायसराय
लॉर्ड कर्जन। ये जो वायसराय लॉर्ड कर्जन है ये 1899 से और 1904 और 1904 से 1905 2 बार इन्होंने यहाँ शासन किया। 2 बार ये वायसराय बन के आए थे, इनका शासन था और इनके शासन काल में कहने को तो जो विकास कार्य था वो हुआ, लेकिन इनके शासन काल में भारतीय लोगों की स्थिति कैसी थी उस चीज़ का यहाँ खुलासा किया गया है। समझ में आए बच्चों? तो देखिए हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। अभी जो बातें बताई आप लोगों को, एक बार हम लोग ये जो बुक है इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं और फिर हम लोग इस पाठ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, इनका जो परिचय है वो मैंने बता दिया है। आप एक बार बुक निकाल लीजिए और बुक के साथ साथ आप पेन या पेंसिल भी निकाल लीजिए, ताकि कोई भी बात आए, कोई कठिन शब्द आए तो उसे आप नोट कर सकें। ठीक है, आप ये समझिए कि जैसे ऑफलाइन क्लास चलती है आप लोगों की, उसी तरह टीचर आपको आपके घर में आकर के वो पढ़ा रहे हैं। आपके घर के अंदर आपका जो टीचर है वो आपके हाथ में है, आप उसे कितने करीब से देख पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अलावा आपके उस मोबाइल को देखने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं है। कान में लीड लगाकर ध्यान से आप चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इनका जन्म 1865 में ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, हरियाणा में हुआ है। इनके द्वारा जो प्रमुख अखबारों का संपादन किया गया है, अखबार ए चुनार, हिंदुस्तान, हिंदू, बंगवासी, भारत मित्र। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। मृत्यु सन 1907 में इनका निधन हो गया। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी भाषा सीखी, लेकिन विधिवत तरीके से शिक्षा इन्होंने मिडिल क्लास तक प्राप्त की, किंतु स्वाध्याय से, अपने खुद के अध्ययन से इन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो भारतेंदु युग है और जो द्विवेदी युग है उनके बीच की कड़ी के रूप में उन्हें देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त जो हैं राष्ट्रीय नव जागरण के एक सक्रिय पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे हैं। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यानी कि पत्रकारिता करते थे, लेकिन वो उस पत्रकारिता का जो उद्देश्य था कि अपने देश को कैसे आज़ाद कराया जाए, स्वतंत्रता संग्राम का हथियार था। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता, निडरता पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का पुट भी दिखाया जाता है, मतलब कटाक्ष करते हैं, व्यंग करते हैं कि आपके शासन में हम बहुत ही आराम से रहते थे, ये हमारा सौभाग्य है। माय लॉर्ड कहकर संबोधित करता है कि आप मेरे भगवान हो, माय लॉर्ड, मेरे भगवान हो, श्रीमान हो, ऐसे व्यंग के रूप में कहा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अनस्थिरता जो शब्द है उसकी शुद्धता को लेकर के उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से एक लंबी बहस की थी। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई। अब बात कर रहे हैं कि हमारे कोर्स में जो ये पत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है विदाई संभाषण। ये कहाँ से लिया गया है? ये इनकी जो रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, इस रचना से लिया गया है। ठीक है। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति है। शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जो कि 1899 से और 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे थे, के शासनकाल में भारतीय लोगों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को तो उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए हैं, किंतु उन सभी कामों का उद्देश्य जो था वो शासन में गोरे लोगों का,
अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की है। मतलब जो लॉर्ड कर्जन है उसने हर समय ये कोशिश की है कि कैसे भारत में अंग्रेजों की स्थिति मजबूत बने, उनका वर्चस्व बना रहे और यहाँ के जो संसाधन हैं उनका उपयोग अंग्रेजों के हित में कैसे किया जा सके, इस चीज़ का उन्होंने हमेशा ध्यान रखा, स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे। मतलब वो चाहते थे कि भारत में हर तरफ सरकार का नियंत्रण रहे, सरकार का जो है कंट्रोल रहे। लिहाजा प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसके ऊपर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः कौंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश और विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा था। इसका मतलब यह है कि वो कौंसिल में यानी कि परिषद में अपने मनपसंद एक व्यक्ति को नियुक्त करवाना चाहते थे, लेकिन उसकी बात को नहीं माना गया, उल्टे उनसे इस्तीफा ले लिया। इस बात से यहाँ भारत देश में भी और विदेश में भी उन्हें अपमानित होना पड़ा, नीचा मुंह देखना पड़ा। ठीक है, क्षुब्ध होकर, दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीय लोगों की जो बेबसी है, दुख है, लाचारी है, उसको व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। यानी कि 1899 से 1904 तक रहे, जब उनकी बात नहीं मानी तो इस्तीफा देकर वो चले गए, दोबारा आए। ठीक है, तो वहाँ पर ये कहा गया है कि जो लॉर्ड कर्जन है वो कितना बेबस था, लाचार था। उसकी बेबसी और लाचारी को भारतीय लोगों की बेबसी और लाचारी के साथ जोड़कर उसे व्यंग्यात्मक तौर पर यहाँ प्रस्तुत किया है बच्चों। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जिस शासन के आतताई रूप से, यानी कि आतताई मतलब एक तरह से भयभीत करने वाला रूप जो है, हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा कोई वायसराय हो। ये उस समय लिखा गया गद्य का एक नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था, यानी कि प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलाहापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है कि ऐसी स्थिति जब वहाँ प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और लोग लिख नहीं पा रहे थे, ऐसी स्थिति के अंदर भी ये जो लेखक है बाल मुकुंद गुप्त, इन्होंने ये साहसिक काम करके दिखाया। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं विदाई संभाषण, और ये ध्यान रख लेना ये कैसे है, पत्रात्मक शैली में, और यहाँ व्यंग किया गया है। और व्यंग किस पर किया गया है? लॉर्ड कर्जन पर किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं इसमें 8 निबंध किसको लेकर लिखे गए हैं? लॉर्ड कर्जन को लेकर लिखे गए हैं। तो इस शिव शंभू के चिट्ठे के अंदर जो आरंभिक अंश है वहाँ यहाँ पर हम लोग लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। लॉर्ड कर्जन कौन है? ये भारत का वायसराय था और 2 बार इन्होंने शासन किया था। 1899 से 1904 तक भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और 1904 से 1905 में भी जो वायसराय था लॉर्ड कर्जन था। आपको मालूम हो 1905 के अंदर बंग विभाजन किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था। तो यहाँ पर भी ये जो बंगाल का विभाजन करने वाला व्यक्ति है बच्चों, ये कौन है? ये वायसराय लॉर्ड कर्जन ही है, जो जाते जाते भी ये बंगाल का विभाजन करके चले गए। तो इसी के ऊपर व्यंग किया गया है कि माय लॉर्ड आप चाहते तो उस बंगाल विभाजन को रोक सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं चाहा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग ध्यान से देखें कि आप कितना इस चीज़ को सीख पा रहे हैं। हाँ बच्चों देखिए, एक पैराग्राफ इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। विदाई संभाषण। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासन काल का इस देश में अंत हो गया।
वो क्या कहते हैं, माय लॉर्ड, श्रीमान, आखिरकार इस देश में आपके शासन का अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं, अब आप इस देश से बिल्कुल अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासन काल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। इस लाइन का मतलब है कि आप अपनी कल्पना के अनुसार, ये हो सकता है कि यहाँ आप लंबे समय तक के वायसराय हो सकते हैं, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का था। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। अब देखिए, तीसरी शक्ति के बारे में बात हो रही है कि वो तीसरी शक्ति कौन सी है, ईश्वरीय शक्ति, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। तो यहाँ पर जो लेखक है बाल मुकुंद गुप्त, वो कहते हैं कि माय लॉर्ड, आपके शासन का अब अंत हो गया है। आप अपनी कल्पनाओं में चाहते थे कि आप भारत में एक लंबे समय तक शासन करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सब बातों का अंत है। इस संसार में जो भी चीज़ें हैं उन सब का एक ना एक दिन क्या हो जाता है, निश्चित तौर पर अंत हो जाता है। इसीलिए आपका भी अंत होता है। तो इसका मतलब है कि ऐसा विचार आपका भी नहीं था कि आपके शासन का इतनी जल्दी अंत हो जाएगा, और यहाँ के जनता को भी नहीं पता था। तो इसका मतलब है कि आपके और जनता के बीच में एक तीसरी शक्ति और है, जहाँ आपका क्या किसी का भी वश नहीं चलता है। तो वो तीसरी शक्ति है ईश्वर की शक्ति, भगवान की शक्ति, जिसके बारे में कहा गया है। आगे देखिए क्या कहता है, बिछड़न समय बड़ा कर्ण उत्पादक होता है। बिछड़ने का जो समय होता है वो बहुत ही करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार भी प्रसन्न नहीं थे। माय लॉर्ड, आप जब दूसरी बार भारत देश के अंदर वायसराय बनकर आए थे, तो उस समय भारत का कोई भी व्यक्ति आपके आने से खुश नहीं था। वे यही चाहते थे कि आप फिर से ना आवें। वो सब लोग यही चाहते थे कि आप दोबारा भारत में ना आए, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्दी श्रीमान यहाँ से पधारें। वो दिन रात यही दुआ करते थे कि श्रीमान वायसराय जो लॉर्ड कर्जन है वो यहाँ से वापस लौट जाएं, यहाँ से दोबारा यहाँ से चले जाएं, यहाँ से पधारें। पर अहो, पर देखो भाग्य, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। लेकिन देखिए, आज आप यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ जाने से लोग खुश नहीं हैं, बल्कि उनको दुख होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा कर्ण उत्पादक होता है, और इसी से हम लोगों ने जाना कि बिछड़ने का जो समय है वो करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर, शत्रुता भूलकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड, वो कहता है माय लॉर्ड का जो देश है उसे देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। माय लॉर्ड का देश मतलब वायसराय लॉर्ड कर्जन का जो देश है, उसे देखने का सौभाग्य मुझ दीन ब्राह्मण को इस जन्म में कभी प्राप्त नहीं हुआ है। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ने के समय उदास देखा है। वो कहते हैं कि भारत देश के अंदर तो पशु पक्षी भी जब बिछड़ते हैं तो उनसे बड़ा दुख होता है। तो इसमें एक उदाहरण बताता है कि एक बार शिव शंभू के पास में 2 गायें थी। उनमें से एक गाय जो है अधिक बलवान थी, और कभी कभी वह अपने सींगों की टक्कर से दूसरी जो कमज़ोर गाय थी उसको गिरा देती थी। एक दिन वो टक्कर मारने वाली जो गाय है उसको पुरोहित को दे दी गई, लेकिन देखा कि
कि जो दुर्बल गाय है, कमज़ोर गाय है, उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच बल्कि उस दिन वो भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय ये दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। इसका अंदाज़ा आप स्वाभाविक तौर पर लगा सकते हैं कि भारतीय लोग जब किसी के साथ रह लेते हैं और उनसे बिछड़ते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं मनुष्य क्या, पशुओं को भी बड़ा दुख होता है। और शिव शंभू की 2 गायों का उदाहरण देता है कि शिव शंभू के पास में 2 गायें थी, एक बलवान गाय थी और एक कमज़ोर गाय थी। जो बलवान गाय थी वो कमज़ोर गाय को सींग मारकर दूर कर देती थी। कब? जब उनके सामने चारा डाला जाता था। इसलिए पुरोहित ने क्या करा, उस गाय को एक बार पुरोहित को दे दिया गया। लेकिन देखा गया कि वो जो कमज़ोर गाय थी वो उसके जाने से खुश नहीं है, बल्कि दुखी है, और उस दिन वो चारा बिल्कुल नहीं खाती है। तो कहता है कि जब पशुओं को इतना दुख होता है तो मनुष्यों को कितना दुख होता होगा। लेकिन मुझ ब्राह्मण को आपके देश को देखने का सौभाग्य नहीं मिला, इससे नहीं जानता कि वहाँ के लोगों को बिछड़ते समय कैसा दुख होता होगा, कितना दुख होता होगा। ठीक है बच्चों, आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, आपके आगे भी यानी कि आपसे पहले भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको भी जाना पड़ा, अंत में उन्हें भी जाना पड़ा। इसी से आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। भाई ये परंपरा है कि इस पद पर कोई ना कोई आएगा और चला गया। आपसे पहले भी वायसराय आए थे और चले गए, इसलिए आपको भी जाना पड़ रहा है। ये कोई परंपरा से अलग नहीं है। फिर भी आपके शासन काल का जो नाटक है वो घोर दुखांत है। देखिए, नाटक की 2 विधाएं होती है बच्चों, एक सुखांत होता है, एक दुखांत होता है। यानी कि ऐसे नाटक जिसका अंत दुख के साथ होता है वो दुखांत होता है, और ऐसे नाटक जिसका अंत सुख के साथ होता है उसे सुखांत कहते हैं। तो कह रहे हैं कि आपके शासन काल का जो नाटक है वो घोर दुखांत यानी कि दुख का अंत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वो दुखांत हो जाएगा। अब देखिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कौन सा खेल सुख समझकर खेला था कि वो यहाँ का वायसराय बनकर आया है, यहाँ के संसाधन जो है अंग्रेज़ों के हित में उनका उपयोग करेगा और अंग्रेज़ लोग उससे खुश हो जाएंगे। ऐसा सोच करके वो अंग्रेज़ों के हित में काम करने लगा। लेकिन उसे भी पद से हट जाना पड़ा, उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। तो कह रहे हैं कि जिस खेल को आपने सुखांत समझकर खेला था उसका अंत इतने घोर तरीके से अंत हो जाएगा, ये आपने नहीं देखा था, आपने नहीं सोचा था। जिसके आदि में, यानी कि आदि का मतलब है आरंभ में, जिसके प्रारंभ में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर का सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। हाँ, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामयी है जिसकी लीला हो रही है, ये उसे खबर नहीं है। यानी कि वो हैं भगवान ईश्वर, उसकी लीला के आगे किसी की नहीं चलती है, किसी का भी दाव नहीं चलता है। तो बच्चों, अभी हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग निशान लगा लीजिए यहाँ पर 47 नंबर पेज पर। इससे आगे का बचा हुआ जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने वायसराय कर्जन पर किस तरह व्यंग किए हैं, किस तरह की बातें उनके ऊपर कटाक्ष की गई हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।